फल फूल सब्जियां वगैरह कुछ है आपके पास, कुछ वेजिटेशन है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति कम हो न हो और तब वो चीज सड़े, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? लोग कहते हैं जी बायोगैस निकलती है। कौन सी होती है? मीथेन होती है, अधिकांश मीथेन होती है, वाटर वेपर होती है। इससे कुछ क्या एसिड रेन हो सकता है? ना ना ना। क्या इससे मेटल्स का कोरोजन हो सकता है? मेटल्स का कोरोजन एसिडिक गैसों से होता है, ऑक्सीजन से होता है, ऐसा तो नहीं निकल रहा। ओजोन होल में कुछ हो सकता है? क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और कैंसर। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं कई बार कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं। यस, तो कैंसरकारी होते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग तो हर चीज से हो जाती है, मीथेन से भी होती है, ऑफ कोर्स, नो डाउट, है ना। तो वेल, डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। दिस में लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, यस। इट मे ऑल्सो बी कैंसरस, आई एम सॉरी बट यस। Given below are two statements. Statement 1. The value of parameter biochemical oxygen demand BOD is important for survival of aquatic life. सच है। The optimum value of BOD is 6.5 ppm. झूठ है। तो आंसर क्या है देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नहीं, पहला सच है और दूसरा झूठ है। डी इज द आंसर। अरे ये तो ठीक है, लेकिन ये किया क्या आपने? हमें तो बताया नहीं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। सुन लो क्या होता है। बीओडी जो है, एक्चुअली क्या होता है, पानी में कभी ना कभी थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अशुद्धियां मिल जाती हैं। तालाब का पानी है, नदी का पानी है, उसमें थोड़े बहुत पेड़ पत्ते बह के आ जाते हैं, कुछ मरी हुई चीजें आ जाती हैं। क्या वो पानी में हमेशा पड़ी रहती है? नहीं, उनको ऑक्सीडाइज करके सड़ा दिया जाता है और हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। लेकिन ये काम मुफ्त में नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन खर्च होती है। अच्छा, वो ऑक्सीजन कहां से आती है? भाई मेरे जो पानी में डिसॉल्व हो रखी है ऑक्सीजन, वही यूज होगी। बैक्टीरिया तो पानी के अंदर ही है ना। अच्छा, ठीक है। ये चीज कहलाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में उपस्थित, पानी में ही पड़े हुए छोटे छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो कि वहां नहीं रहने चाहिए, जिनका प्रकृति में ऑक्सीडेशन हो जाता है बैक्टीरिया वगैरह की मदद से, उनके ऑक्सीडेशन में जिस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिस ऑक्सीजन की डिमांड आती है, वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ बीओडी। तो एक बात बताइए, अगर पानी बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, साफ है, तो उसमें अशुद्धियों को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? अरे जब पानी स्वच्छ है, साफ है, निर्मल है, तो उसमें तो अशुद्धियां है ही नहीं ना। नहीं है, तो उनको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? जो है ही नहीं उसको ऑक्सीडाइज कैसे करोगे? तो उसकी बीओडी क्या होगी? कुछ नहीं होगी, जीरो होगी। अच्छा, तो बीओडी जीरो ना, अच्छी बात है। हम बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर की बीओडी जीरो हो जाएगी। क्यों? उसमें कोई बायोकेमिकल कंपाउंड ही नहीं है, तो ऑक्सीडाइज ही कुछ नहीं होना, कोई डिमांड विमांड नहीं है, जीरो हो गई। ठीक है। नदियों तालाबों का जो पानी है, कितना भी स्वच्छ निर्मल जल आप ले ले, इसमें बीओडी जीरो नहीं होती। इसमें थोड़े बहुत तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर 5 ppm से कम है बीओडी, अगर 5 ppm से कम मानते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वो शुद्ध पानी या स्वच्छ पानी माना जाता है कि हाँ ये बढ़िया है, पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बीओडी 10 ppm या उससे ज्यादा है तो लोग कहते हैं बुरी है। और अगर 17 ppm से ज्यादा है तो कहते हैं बहुत ही बुरी है, मतलब हाईली पोल्यूटेड पानी है और ये किसी रूप से इंसानों को कंज्यूम करने योग्य नहीं है। अच्छी बात है। ये कंसेप्ट है, आपको आना चाहिए, वैल्यूज याद होनी चाहिए। 7 से कम, सॉरी, अगर 5 से कम है तो बड़ा स्वच्छ है, और अगर 17 से ज्यादा है तो पाप है। ठीक, चलिए तीसरा सवाल। Given below are two statements. Statement 1, an allotrope of oxygen, यानी कि ओजोन है शायद, और तो क्या है, is an important intermediate in the formation of reducing smog. Smog, ये क्या था? स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना था स्मॉग। शहरों में
सड़कों पर एक गंदी सी धुंध छा जाती है। देखने में कई बार लोगों को खूबसूरत भी लगती है, बादल जैसी लगती है, खतरनाक होती है। आंखों में पानी आता है, खांसी होने लगती है। आपका घर अगर सड़क के आसपास या हाईवे के आसपास है, जहां पे लगातार इस तरह का धुआं आता रहता है, तो लगातार लोगों को अस्थमा हो जाता है, लंग कैंसर तक हो सकता है। अब ये अच्छा नहीं है। इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ वेरी बैड थिंग। अच्छा, ये चीज कहलाती है स्मॉग। ये धुआं जो कि कहीं जाता ही नहीं है, बस शहरों में टंगा रहता है हवा में, ऐसे ही सब जगह। ठीक है, बॉम्बे में, दिल्ली में खूब देखने को मिल जाएगा आपको, स्पेशली। अब ये जो अशुभ स्मॉग है, कैसा होता है, किस चीज से बनता है? एक तो उसमें होते हैं स्मोक। स्मोक मतलब कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हाँ जी। अब लेकिन ये सारा जो स्मॉग है ना, तो इसकी कहानी है, ये सारा स्मॉग एक तरह का नहीं होता है। दो तरह का स्मॉग होता है। एक जिसको हम कहते हैं लंदन स्मॉग या रिड्यूसिंग स्मॉग। लंदन स्मॉग, अच्छा, ये विदेशों से इंपोर्ट होता है? जी नहीं, इंपोर्ट नहीं होता। ये कोई कलंक गाथा है, ये कोई बड़ी शुभ चीज नहीं है। लंदन चूंकि बहुत ऐसा शहर है जो कि बहुत पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गया था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो बुरे परिणाम है वो भी लंदन ने काफी भोगे हैं। उनमें से एक था, एक बार बहुत वहां पे स्मॉग वगैरह फैल गया था। हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो गई थी कि लोग मरने लग गए थे। पहले की बात है, चर्चिल के टाइम की बात है ना? तो लेकिन बात तो है, ये स्मॉग क्या था? इसको रिड्यूसिंग स्मॉग कहते हैं। ठीक है, कहाँ होता है ये? लंदन का क्लाइमेट कैसा है? वेट है, ह्यूमिड है, खूब बारिश होती है, ठंड पड़ती है, बहुत अनप्लेजेंट सा वेदर है। ऐसा जो लोग वहां रहते हैं वो बोल देते हैं। ये जो लोग विशेष तौर पे वहां जाते हैं, जो रहते हैं, उनको तो आदत भी पड़ जाती है। जो विजिट वगैरह करने जाते हैं उनको बहुत सुख का अनुभव नहीं होता, मतलब लोग कहते हैं। ठीक है, तो ठंडे और ह्यूमिड क्लाइमेट में बारिश भी हो और ठंडक भी पड़े खूब, ऐसी जगह रिड्यूसिंग स्मॉग बड़ा प्रबल हो जाता है। क्या होता है इसमें? एक तो इसमें ठंड पड़ रही है तो फॉग होगा, धुंध। आइस के या पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट के पार्टिकल्स फैल गए क्योंकि ह्यूमिड है। उसी में धुआं और उसी में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाए। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से आएगी? फैक्ट्रियों में जैसे आप रोस्ट वोस्ट कर रहे हैं सल्फाइड ओर्स को, तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है। कोयले जला रहे हैं और कोयलों में थोड़े बहुत मात्रा 1-2% सल्फर की होती है, तो उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है। तो जो घिनौना मिक्सचर है स्मोक का, फॉग का, सल्फर डाइऑक्साइड का, ये सब मिलके बनाते हैं वो चीज जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग फॉग या रिड्यूसिंग स्मॉग या लंदन स्मॉग, ऐसा करके इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या कोई दूसरा भी होता है? हाँ, होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग या जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। अच्छा, ये क्या है बताएंगे। ये कहानी लेकिन पूरी कर लें, ये पेज की। रिड्यूसिंग शब्द कहां से आता है? कार्बन के पार्टिकल। कार्बन खुद ऑक्सीडाइज होकर सीओ या CO2 बना सकता है, खुद होगा ऑक्सीडाइज, दूसरों को करेगा रिड्यूस, तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज होती है, सल्फर +4 से जाता है +6 में, खुद होगा ऑक्सीडाइज, दूसरों को करेगा रिड्यूस, तो SO2 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो SO2 और कार्बन के पार्टिकल्स की उपस्थिति के कारण ये कहलाता है रिड्यूसिंग स्मॉग। ये कहलाता है रिड्यूसिंग स्मॉग। और फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है? फोटोकेमिकल स्मॉग को कभी कभी लोग ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहते हैं। अच्छा, कहां होता है? उल्टा कर दीजिए। लंदन कैसा था? ठंडा था, ह्यूमिड था। उल्टे में क्या है? गर्म जगह हो, जहां धूप निकली हो, सूखी सूखी जगह हो, वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट। उल्टा चलता है तो आपको यहां भी गंध फैल जाती है। इंसानों की गंध फैलाने की बहुत आदत है। यहां फोटोकेमिकल स्मॉग नाम की एक अलग किस्म का स्मॉग बन जाता है। इसमें क्या होता है बाबू? ये कैसे बनता है? जब बहुत सारे वाहन चलते हैं और ये पेट्रोल और डीजल जलाते हैं, इससे एक बहुत गंदा धुआं निकलता है और उससे सृष्टि होती है फोटोकेमिकल स्मॉग की। क्या होता है इसमें? देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग में एक तो यह है, आप पेट्रोल डीजल जला रहे हैं, फुल कंबस्शन नहीं होता, तो थोड़े बहुत जब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोल होती है, डीजल होती है, तो उसमें कुछ कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। इथीन है, इथाइन है, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन वगैरह। ब्यूटेन तो नहीं है, सैचुरेटेड है। ब्यूटीन, ब्यूटाइन, आइसोब्यूटीन, ये सब बन जाते हैं क्रैकिंग में, हवा में तैरने लगते हैं। ठीक है, यही नहीं,
गाड़ियों में स्पार्क प्लग लगे होते हैं और जब स्पार्किंग होती है उनमें कंबस्शन इंजन में, तो N2 और O2 थोड़ी बहुत, हवा में N2 भी और O2 भी है, वो कंबाइन करके NO बनाती है और NO ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बनाने लगती है। तो नाइट्रोजन के घिनौने ऑक्साइड बन रहे हैं। घिनौना क्यों बोला इन्हें? अरे बदमाश है ऑक्साइड, बहुत तकलीफ देते हैं, है ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल गए, और ये जो मिक्सचर है ये कुल मिलाकर जो गंध फैलाता है, लोग उसको कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे NO2 है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहा जाता है। यूवी लाइट चाहिए होती है इसको बनाने के लिए, तो वार्म सनी डे में आपको अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से मिल जाती हैं जो एक गंदगी फैला देती है। याद आया? ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, अगला क्वेश्चन है ये, pH of rainwater is usually around 5.6। ऐसा होता है? हाँ। क्यों? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है थोड़ी बहुत ही सही, और वो रेन वाटर में घुलकर pH 5.6 के आसपास दे देती है। इसी के चलते रेन वाटर हल्का सा एसिडिक हो सकता है, हो जाता है। स्टेटमेंट 2, if pH of rainwater drops below 5.6 it is called acid rain। ये भी सही। pH of, अब देखते हैं, अच्छा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। हाँ, बोथ आर ट्रू, दोनों सही है। सी, बोथ आर ट्रू। ट्रू फॉल्स देखना है, दोनों सच है, दोनों सच है। ठीक है। तो 5.6 से कम कैसे होती है pH? अगर उसमें एसिडिक गैसें घुल जाती हैं जैसे SO2 NO2 वगैरह, लार्जली SO2, तो pH उसकी 5.6 से कम हो जाती है और तब उसको एसिड रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रीन हाउस गैस या गैसेस इज आर। कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? हवा में O2 और N2 तो खुद की उसकी पर्सनल गैसें हैं, उनसे तो एटमॉस्फेयर बना है, उनको ग्रीन हाउस गैस नहीं बोलते। तो ऑक्सीजन को मत बोलना, उसके अलावा बाकी सब लगभग ग्रीन हाउस में आ जाती है जो उपलब्ध होती है। अभी हाइड्रोजन वगैरह नहीं होंगी, पर वो है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर है, भयंकर है। मीथेन है, बहुत मस्त वाली। 1 3 and 4, 4 3 and 1, A is the answer। ओह, ये कैसे पता लगा लेते हो रट के? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। हाँ है। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली गैसें सब ग्रीन हाउस है। वाटर वेपर ग्रीन हाउस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स ये भी ग्रीन हाउस है। अच्छा, ठीक, पता होना चाहिए, राइट? ठीक। मीथेन, वाटर वेपर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, CFCs, ओजोन, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। Which of the following statements are incorrect reasons for eutrophication? ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन बड़ी मस्त चीज होती है। अगर आप किसान हैं और आपने खेतों में मनमान फर्टिलाइजर जिसकी सब्सिडी मिलती है आपने खूब पटक दी, क्या आपको पता है कि किसान खेतों में जितना फर्टिलाइजर डालते हैं उसका मात्र 2 से 10% ही पेड़ पौधों में यूज होता है। 90 से 98% वो फर्टिलाइजर फालतू बर्बाद होता है। कैसे? या तो जब वर्षा होती है तो पानी के साथ बहकर वो नदी नालों में चला जाता है, तालाब में चला जाता है, और या फिर अगर यहां कहीं जाने की जगह न हो तो वो धीरे धीरे जमीन में सीपेज करके बैठता है और ग्राउंड वाटर में जो बोरवेल का पानी होता है, कुओं का पानी होता है, उसमें चला जाता है। ठीक है, अपने साथ घुले हुए फर्टिलाइजर्स को ले जाता है। बिल्कुल। तो अभी नदी नालों में पानी गया, इसमें फर्टिलाइजर आ गया। जब बहुत एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो एकदम से वहां आप देखेंगे बहुत सारी काई जलने लगती है, जलकुंभी निकलने लगती है। एल्गल ब्लूम्स जिन्हें कहते हैं, ये क्या मतलब है? अगर एल्गी जो है, जो काई है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग जाए, क्यों बन रही है? क्योंकि आपने उसको बहुत सारा खाना दे दिया है। ये चीज कहलाती है यूट्रोफिकेशन। क्या अच्छी बात है? नहीं, बुरी बात है। क्या बुरा है इसमें? जलकुंभी उग रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, अच्छा ऑक्सीजन आएंगे? नहीं। जब बहुत तेजी से, जितनी उसको उगनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा तेजी से अगर पेड़ पौधे पानी में उगने लगते हैं
पानी की ऑक्सीजन खींच लेते हैं, पानी से दूसरे ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी खींच लेते हैं आसपास से, जिनकी वहां पे दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या इवन मछलियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको जरूरत होती है। ऑक्सीजन खींच ली जैसे खूब सारी। ऑक्सीजन तो आपने भेजी नहीं है, थी जितनी थी उन्होंने खींच ली, मछलियां मर जाती। तो यूट्रोफिकेशन का एक फल ही होता है कि मछली मर गई, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे मर गए, मेढक मर गए। मेढक भाग सकते हैं वैसे तो निकल के, लेकिन अब मतलब कोई जगह नहीं बची तो कहाँ जाएंगे, मरेंगे बेचारे खाना नहीं मिलने से। तो दुर्गत होती है और पूरा जो इकोसिस्टम था वो बर्बाद हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये आपने फर्टिलाइजर या डिटर्जेंट बहुत ज्यादा डाल दिए, इसलिए भी होता है। ठीक है। डेंस प्लांट पॉपुलेशन इन वाटर बॉडीज, इससे भी ये तो फल ही है यूट्रोफिकेशन का। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडी, नहीं नहीं नहीं, लैक वैक नहीं, बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सेस एक्सेस होती है, लैक थोड़ी होता है। तो इनकरेक्ट, गलत क्या है? गलत है 4 यूट्रोफिकेशन। 1 2 3 तो है यूट्रोफिकेशन का हिस्सा, 4 नहीं है, ओनली 4 इज द आंसर। यस, इज द आंसर। अगला सवाल, ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ इज द यूज ऑफ। ग्रीन और केमिस्ट्री, हाँ होता है। जब हम एनवायरनमेंट को कम डैमेज करने वाले काम करते हैं तो लोग इसे ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग पेपर, क्लोरीन एक बहुत भयानक जहरीली गैस है, ये ग्रीन का हिस्सा नहीं, और उसका कलर ग्रीन होता है लेकिन उसे ग्रीन केमिस्ट्री नहीं कहते, गलत बात है। लिक्विफाइड CO2 फॉर ड्राई क्लीनिंग, हाँ ड्राई क्लीनिंग में पहले लोग टेट्राक्लोरोइथेन यूज करते थे, ये कार्सिनोजेनिक है, ऐसा शक है लोगों को, ग्रीन हाउस गैस है, गंध फैलाती है, बिल्कुल। तो ये एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज कर रही है, बिल्कुल। तो लोगों ने उसका कहा कि उसकी वजह एक काम करो, लिक्विफाइड CO2 लेकर उससे भी ड्राई क्लीनिंग हो सकती है। ठीक है साहब, कर लो डिटर्जेंट्स की मदद से। लिक्विफाइड CO2 उतनी एनवायरमेंटल डैमेज कॉज नहीं करती जितनी टेट्राक्लोरोमीथेन करती है। अमृत वो भी नहीं है, उतना भयानक जहर नहीं है बस। तो लोग बड़े खुश होते, कहते हैं तो ग्रीन केमिस्ट्री आ गई, है ना। ये गलत बात है, ये सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अलोन फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, नहीं, सिर्फ पानी से कब डिटर्जेंट तो डालता है ना आदमी, कब सब पानी से रगड़ता रहेगा, तो ये गलत बात है। 20 द आंसर, यस 20 द आंसर। Which one of the following gases is reported to retard photosynthesis? फोटोसिंथेसिस को कौन बर्बाद कर देती है गैस? ये स्मॉग में बनती है बरमास, NO2। NO2 पेड़ की पत्तियों को डैमेज कर देती है, और जब पेड़ की पत्तियां डैमेज हो जाती हैं बेचारी, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती। NO2 ऐसी दुष्ट गैस है जो ऐसा काम करती है। एक स्टेटमेंट 1 2 टाइप का क्वेश्चन फिर से। Chlorofluorocarbons break down by radiation in the visible energy region and they release chlorine gas in atmosphere which then reacts with stratospheric ozone। पहले एक है ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है जहां कहते हैं ओजोन गैस है, और जो हमारी रक्षा करती है जिससे यूवी रेडिएशन से, ऐसा आपने सुना होगा ये सब। अब यहां ये बोल रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उस पर जैसे ही विजिबल लाइट पड़ती है, हमारे आसपास जितनी रोशनी इंसान देख पाते हैं वो विजिबल लाइट है, उसके पड़ते ही जो है उससे क्लोरीन गैस निकलने लगती है। बहुत फूहड़ बात है। अगर ऐसा होता तो ट्रोपोस्फियर में, जहां जैसे आपने क्या अपने ऊपर वो डीओ स्प्रे छिड़का, टैंक टैंक टैंक, जो विज्ञापन में घटिया दिखाते हैं जो, है ना, अब आपको मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उसमें अधिकांश तो खुशबू तो बहुत जरा सी होती है, बाकी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं उसमें। आप कमरे से बाहर निकले, ठीक है, रोशनी पड़ी आपके ऊपर, वैम्पायर तो आप है नहीं, रोशनी में तो रहेंगे, रोशनी पड़ते ही जो तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे ना, अगर वो डिकम्पोज हो जाते और वो क्लोरीन छोड़ देते तो आपकी बैंड बच जाती वहीं पे। एक तो बदबू आती है आपसे क्लोरीन की, जहरीली बदबू आती है, क्योंकि क्लोरीन जहर भी है, आपको भी नुकसान पहुंचता, आपकी छींचल इधर होती, आपको खांसी आती, बहुत दिनों तक डीओ स्प्रे लगाते रहते तो फिर जान जाने का भी खतरा हो जाता है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट कर क्लोरीन दे रहे होते तो ये सारी हरकतें होती, पर ये तो नहीं होती। कम से कम डीओ स्प्रे लगा के जिंदा तो बच ही जाते हैं लोग, है ना, बाकी कुछ हो ना हो, है ना। तो आप देखें, तो ये जो बोला है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं विजिबल रीजन में, ये फॉल्स है, झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है ना। ठीक है।
स्टेटमेंट 2 क्या है? अच्छा, तो क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स खुशबूदार होते हैं? ना ना, वो इनर्ट सॉल्वेंट का काम करते हैं, सस्ते पड़ते हैं, इसलिए लोग इनको डिओस्प्रे में भर लेते हैं। स्टेटमेंट 2, एटमॉस्फेरिक ओजोन reacts with nitric oxide to give nitrogen and oxygen. ओजोन रिएक्ट्स विद NO, ठीक है, तो एक्चुअली रिएक्शन होता है NO2 और O2 मिलते हैं ना। गलत, ये गलत गलत बात बोलते हैं, ये भी फॉल्स हो गया। कितना झूठ बोलोगे, दोनों इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉल्स। अरे तो सही क्या है, बताते हैं भी सही क्या है। आप पहले तो ओजोन का डिप्लीशन देखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन करते क्या है, जब ये उड़ते 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 उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा, वो पहुंचते हैं ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में, 10 किलोमीटर के ऊपर चले जाते हैं हवा में उड़ते उड़ते। और जब इन पर अब आपके पास CFFCl है, वीक बॉन्ड कौन सा है, CF या Cl? Cl बॉन्ड ज्यादा वीक होता है, बड़ा है, और लाइट पड़ी, तो ये FCFCl ऐसे, ये Cl रेडिकल छोड़ते हैं ना कि Cl2 गैस, और ये जो Cl रेडिकल है ये ओजोन से रिएक्ट करता है, वो नोच लेता है, ClO रेडिकल बनाता है और O2 छूट जाती है। और ये ClO रेडिकल फिर से किसी O के साथ रिएक्ट करेगा, अगर कोई O प्राप्त हो जाए उससे, तो ये O2 बना देता है, Cl रेडिकल फिर नाचने लगता है, वो बदमाशी है। तो आप देखिए ऐसा काम करता है। अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे, यहाँ पे इतनी शरारत, इतनी बदमाशी जो करे जा रहा है, देखिए इसको आप। ओजोन है, ये O के साथ मिलकर O2 बना रही है। एसेंशियली क्या कर रहा है, ये ओजोन को बर्बाद कर रहा है, ओजोन को हटा रहा है, और बार बार पुनर्जन्म ले लेकर आ जाता है जिसको, ओजोन को उजाड़ने के लिए। इस तरह से ये ओजोन लेयर के ओजोन को बर्बाद कर देता है। देखिए सब हो रहा है, पर इसमें Cl2 गैस नहीं, Cl रेडिकल्स बन रहे हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। और NO का भी ऑक्सीडेशन होता है तो NO2 बनती है, N2 नहीं बनती भाई, इसलिए दूसरा भी गलत था। ऐसे अगला सवाल, बिल्कुल। The process of calcination and roasting in metallurgical industries respectively can lead to, calcination क्या होता है, हीटिंग विदाउट एक्टिव सप्लाई ऑफ एयर है कैल्सिनेशन, जिसमें अक्सर निकलती है CO2 गैस। और रोस्टिंग क्या होता है, भूनते हैं किसको, उस ओर को जिसमें ऑक्सीडेशन संभव हो, अक्सर सल्फाइड ओर्स होते हैं ये, सल्फाइड ओर्स को भूनते हैं, उससे SO2 निकलती है, और कार्बोनेट ओर्स का कैल्सिनेशन होता है, उनसे CO2 निकलती है, राइट। ऑक्साइड ओर्स का भी कैल्सिनेशन होता है, पर कोयले तो जलाते हैं गर्म करने के लिए, तो CO2 तो निकल ही जाती है सबसे। तो क्या क्या करती हैं गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड एक गंदी किस्म की ग्रीन हाउस गैस है, वो ग्लोबल वार्मिंग कराती है, जरूर कराती है बदमाश, ठीक है। वो स्मॉग बनाती है, स्मॉग CO2 नहीं बनाती है। हम सांस छोड़ते हैं तो भी CO2 निकलती है ना। तो बहुत सारे इंसान एक जगह इकट्ठे हो जाए किसी सभा में, तो क्या उनके सांस लेने से जो CO2 छोड़ रहे हैं उससे स्मॉग थोड़े बन जाता है, नहीं बनता ना। तो इसलिए ये तो नहीं है, एयर भी आउट हो गए मार्केट से, बचे CO2। ग्लोबल वार्मिंग तो कराती है CO2, ठीक बात है। SO2 क्या कराती है बदमाश, रेन कराती है, एसिड रेन कराती है, और ये रिड्यूसिंग स्मॉग, ये रिड्यूसिंग स्मॉग का हिस्सा होती है। पर यहां तो फोटोकेमिकल लिखा है, तो ये भी गलत बात है। सी इज द आंसर, यस, सी इज द आंसर। एक और ऐसी बात, बिल्कुल। द प्रेजेंस ऑफ soluble fluorides up to 1 ppm concentration in drinking water is harmful to bones, harmful to skin, safe for teeth, or harmful for teeth. एक्चुअली 1.5 ppm से कम है तो इट इज सेफ फॉर टीथ एंड बोन, सबके लिए। ये लिमिट है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता रखी है। आपको कैसे पता, रट रखी है हमने, हम भी रट ले, आप भी रट ले। ये देखिए, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो ड्रिंकिंग वाटर के हैं उनमें आप देखें, एक होती है चीज जिसको कहते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ। अगर आपके 1 ppm से कम फ्लोराइड है तो बढ़िया चलता है काम। 1 से 1.5 ppm में ये होता है कि दांतों का एक एनामल होता है, वो थोड़ा कठोर हो जाता है, कोई बात नहीं। आपने ज्यादा फ्लोराइड डाल लिया तो अब दांत अजीब से होने लगते हैं, मॉटलिंग ऑफ टीथ कहते हैं। दांत
मतलब बड़ी गंदी सी लुक आ जाती है दांतों की। वो मतलब थोड़ा सा क्या होता है उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलने लगता है। दांत होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोराइड ज्यादा होता है तो वो कहीं कहीं फ्लोराइड बनने लगता है। और दांतों का ढांचा जो बढ़िया एकदम चमकते हुए दांत होते हैं वो गंदे से और गलते हुए से दांत लगने लगते हैं, जिसको कहते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ। और ज्यादा आप न माने और फ्लोराइड खाते गए तो क्या होगा, तो हड्डियों की भी वही हालत होती है जो दांतों की होती है आपकी। वो तो बहुत ही बुरा हो जाता है। ठीक है ना। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। 1.5 ppm के बियॉन्ड तो बहुत ही बुरा मानते हैं। 1 ppm तक उन्होंने कहा है, ये उससे कम है फिर तो बहुत मस्त है, बढ़िया है। और इससे दांत वहां शुद्ध रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर टीथ। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज मिथिमोग्लोबिनीमिया। मिथिमोग्लोबिनीमिया क्या बला है, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा जो है 50 ppm से ज्यादा हो जाए, शुभ नहीं मानी जाती। बहुत छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, जिनकी माताएं इस तरह का नाइट्रेट वाला पानी पीती रही हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उनकी त्वचा नीली पड़ जाती है, उनके होंठ नीले पड़ जाते हैं। माता पिता के लिए बहुत डरावना ये दृश्य हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि क्या हो रहा है बच्चे को, और वास्तव में बच्चे की दुर्गति हो भी रही होती है ना। ये मिथिमोग्लोबिनीमिया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बड़े लोगों में भी होता है इसका असर, लेकिन इतना इतना भयानक नहीं दिखता। मतलब उनकी बिल्कुल त्वचा नीली वीली पड़ जाए, ऐसा बहुत एक्सट्रीम पर जाके होता है, क्योंकि शरीर बड़ा होता है उनका। लेकिन चक्कर आना, सिर दर्द होना, सांस फूलना, यू नो बेहोशी छाना, इस तरह की चीजें उनके साथ भी होने लगती है। ये खतरनाक स्थिति होती है। अगला सवाल, द रिएक्शन दैट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन ओजोन लेयर डिप्लीशन मैकेनिज्म इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज। मैकेनिज्म का हिस्सा कौन नहीं है। मैं एक सिंपल बताता हूं, ओजोन के डिप्लीशन मैकेनिज्म में सब में फ्री रेडिकल आते हैं। रेडिकल है, हाँ है हाँ है नहीं है हाँ है। तो जिसमें रेडिकल नहीं है वो तो गारंटी है वो मैकेनिज्म नहीं। नॉट इन्वॉल्व पूछा है, ये तो गारंटी है नॉट इन्वॉल्व होगा। बाकियों का भरोसा नहीं है, हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन तो नहीं। और सिंगल करेक्ट है तो यही होगा, बात खत्म, बात खत्म, द एंड। और अगर रेडी हो गया है तो हाँ, बस मैंने आपको स्टेप्स बताए, उधर वहां से भी देख सकते हैं। और बता दो फिर से देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने सीएल रेडिकल रिलीज किया। हाँ जी। ये सीएल रेडिकल जब ओजोन पर आक्रमण करता है तो एक ओ नोच लेता है, उससे सीएलओ और O2 ऐसे बना देता है। और ये सीएलओ रेडिकल जब ये ओ रेडिकल से कंबाइन करता है तो O2 और सीएल रेडिकल दोबारा प्रकट हो जाता है बेशरम, तो बार बार रिसाइकिल होकर यहाँ आ जाता है। कथा जाई पुनि पुनि दोहराई, बस बार बार रिपीट होता रहता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे डिप्लीशन करा रहे ओजोन का। ये क्या है, अंटार्कटिका में बड़ा ड्रामा होता है। अंटार्कटिका में आपको पता है ना, ऐसी जगह है जहां पर 6 महीने सूरज निकलता है, 6 महीने नहीं निकलता, अंधेरा रहता है। जितनी जगह विंटर्स में वहां क्या होता है कि वहां ऐसे बादल इकट्ठे हो जाते हैं जिनको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं, वो बन जाते हैं। ठीक है, इन बादलों में HOCl और क्लोरीन बनने लगती है। क्या बात कर रहे हो जी, हाँ। कैसे, तो आप देखें, ये क्या है, ClO, NO3 माइनस के साथ Cl प्लस जुड़ा हुआ है, या कह लें ClO माइनस के साथ NO2 प्लस जुड़ा हुआ है, जो भी है ना? लेकिन ये बनेगा कैसे, NO2 रेडिकल और OCl रेडिकल जुड़ जावे तो बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, तो आपको HOCl और नाइट्रिक एसिड मिल जाते हैं। ठीक है, यही स्पीशीज अगर HCl से रिएक्ट करे, HCl भी मिल जाती है कहीं ना कहीं, तो Cl2 गैस बना सकता है बेशरम बकायदा। OCl माइनस और Cl माइनस मिलके Cl2 बना देंगे। ठीक है, और जब गर्मियों का सीजन आता है, जब फिर से रोशनी आती है, लौटती है, तो जिन बादलों में थोड़ी बहुत सूक्ष्म मात्रा में Cl2 और HOCl थे, फिर से टूट जाते हैं, वो Cl रेडिकल रिलीज करते हैं। और जो भयानक Cl रेडिकल रिलीज होते हैं,
इनसे दिन दनादन ओजोन का डिप्लीशन चालू होता है गर्मियों के सीजन में, स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, चलिए खैर एक और सवाल। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन गो अप टू, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम से कम 10 ppm तक भी जा सकती है ऐसे। ठीक है, इज द आंसर, रटा रटाया, यस इट इज द आंसर। ठीक, पैन peroxyacetyl nitrate is an eye irritant which is produced by photochemical smoke. ये है क्या, ऐसा होता है। देखो peroxyacetyl nitrate और पैन, स्ट्रक्चर देखिए इसका, ऐसा दिखता है। गजब चीज है तो। ठीक है, कैसे? NO2 और ओजोन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ पोल्यूटेड एयर में, और वो फॉर्मल्डिहाइड, एक्रिलिन, पैन ये सब बनाते हैं। इरिटेटिंग है, इससे आंख में आंसू आने लगते हैं। अच्छा, शुभ नहीं होता, ये और भी बहुत तकलीफें देता है। ठीक है, ऐसे बनता है स्मॉग। अगले सवाल। द अपर स्ट्रेटोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सन्स रेडिएशन दैट फॉल्स इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ यूवी राइज से हमारा प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, ये तो विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया। हाँ जी, ये तो बहुत नीचे चले गए, गामा वामा रेज, हार्ड एक्स रेज में। ये है यूवी रेज। ठीक है, ये भी विजिबल स्पेक्ट्रम में आ गया है ना। ये थोड़ा इंफ्रारेड चला गया है ना। यूवी स्पेक्ट्रम चाहिए था। डी इज द आंसर, यस डी इज द आंसर। Which is wrong with respect to our responsibility as a human being to protect our environment. इंसान है, धरती पर रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि तमीज से रहे, एनवायरनमेंट की रक्षा करें, नहीं तो वो हमारी रक्षा नहीं करेगा। क्या कर सकते हैं इसके लिए? वेल, व्हीकल्स का, वाहनों का प्रयोग कम कर सकते हैं। ठीक है, फ्लड लाइट्स, जो अथाह लाइट जिसमें रात में दिन बना देते हैं, कम उपयोग करें उनका। बहुत ज्यादा रोशनी फैला के फालतू की लाइट देके फालतू के रिएक्शन करा रहे हो। सही बात है। सेटिंग अप कंपोस्ट टिन्स इन गार्डन, ये बुरा नहीं है। ए और बी तो ठीक है, अच्छे काम करने चाहिए थे। ठीक है, सी भी करना चाहिए था। हाँ, कंपोस्ट डालो ताकि चीजें वही सड़ा लो, अपनी खाद बनाओ। कि प्लास्टिक बैग यूज करना चाहिए, नहीं ये तो नहीं करना चाहिए। गलत बात बोल दी आपने, जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। हमको फॉल्स या रॉन्ग पूछा है, फॉल्स पूछा है। इज डी एन आंसर? यस, डी इज एन आंसर इंडीड। The regions of atmosphere, there comes the next question. The regions of atmosphere where clouds form, where we live respectively are. कौन सा रीजन है जहां बादल बनते हैं, और कौन सा रीजन है जहां हम रहते हैं? जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो कहलाती है ट्रोपोस्फियर। अच्छा, बादल कहां बनते हैं? लगभग 4-5 किलोमीटर की ऊंचाई में बनते हैं। अच्छा, ऊंचे वाले भी। और ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर तक रहता है, 0 to 10 किलोमीटर, ये ट्रोपोस्फियर है। तो यहीं हम रहते हैं, यहीं बादल बनते हैं। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। ट्रोपोस्फियर के ऊपर आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फियर है। लगभग 10 किलोमीटर की हाइट तक ट्रोपोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर 10 से 50 किलोमीटर तक, उसको अपन स्ट्रेटोस्फियर मानते हैं। प्लेन वेन नीचे उड़ते हैं, और ज्यादा नहीं उड़ते। उसके ऊपर लगभग 90 किलोमीटर, 50 से 90, हम मानते हैं मीजोस्फीयर। 90 के भी ऊपर 800 किलोमीटर तक हम थर्मोस्फीयर मानते हैं। उसके बाहर बहुत नेग्लिजिबल जहां बच जाता है, लोग 3000 किलोमीटर तक उसे एक्सोस्फीयर मान लेते हैं। ऐसा है, राइट राइट। एक और सवाल। Biochemical oxygen demand BOD value can be a measure of water pollution caused by organic matter. Such है. Which of the following statements is correct? A. Aerobic bacteria decreases the BOD value. अगर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं तो वो BOD वैल्यू घटा देते हैं? नॉट रियली। क्यों? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना। तो ऑक्सीजन, एरोबिक बैक्टीरिया तो वो है जो ऑक्सीजन खाते हैं, तो उनको तो मांगता है। गलत बात है। एनारोबिक बैक्टीरिया इंक्रीज, अगर वो बगैर ऑक्सीजन के सड़ा रहे हैं चीजों को, वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर देंगे। ये भी गलत बात है।
क्लीन वाटर हैज बीओडी हायर देन 10। नो 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 नो, क्लीन का मतलब है लेस देन 5 ppm बीओडी, और मोर देन 17 ppm मतलब हाईली पोल्यूटेड। तो बीओडी मोर देन 10 यस पोल्यूटेड ही होगा, 5 से कम साफ मानते हैं, 10 वर्ष की वैल्यू नहीं है, ऐसा है। सही बताया आपने। तो फंक्शंस ऑफ एंटीहिस्टामिन आर, लोग दवाइयों में खूब खाते हैं आजकल एंटीहिस्टामिन्स, क्या होते हैं ये? एक तो ये एंटासिड है, अच्छा, और ये एंटी एलर्जिक भी होते हैं, इसलिए एंटासिड्स और एंटी एलर्जिक के रूप में एक साथ लोग एंटीहिस्टामिन्स खाते हैं। अजीब लोग, ठीक। मैच द कॉलम, you have sucralose, you have glyceryl ester of stearic acid, you have sodium benzoate and you have biethionol, ठीक है। और क्या करना है? हमें से मैच करना है सिंथेटिक डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनर, एंटीसेप्टिक और फूड प्रिजर्वेटिव से। सोडियम बेंजोएट हर खाने के डब्बे पे लिखा होता है, वो बहुत ही पॉपुलर फूड प्रिजर्वेटिव है, सी के साथ मैच होता है 4, C4, C4, C4 सब में मैच हो गया। अभी क्या करें? आपके पास A1, 2 और 3, ए मैच कर लीजिए तब भी आंसर आएगा। बी में तो 2 2 कॉमन है, इतना फायदा नहीं होगा। डी में अगर आप देखेंगे तो 1 3 3, उसमें भी फायदा नहीं है, ए का फायदा सबसे ज्यादा है। राइट, आइए देखें सुक्रोलोज क्या है। सुक्रोलोज देख सकते हैं नाम में इसकी, सुक्रोज जैसा सुक्रोलोज, इट इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, यस इट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, A2 है। ओ माय गॉड, यस A2 है। सब हो गए बाहर। The correct answer is beautifully and simply only C. Yes, it is only C. It is an artificial sweetener which is 600 times as sweet as sugar. Fine. And this brings us to our next question, which says, well, it's a match the column. It says, list 1 or list 2, A, anti-fertility drug. Okay. Meprobamate, Alitame, नो नॉरथिंड्रोन या सेल्वर्सन। क्या सच है इसमें? कुछ याद आता है? अरे ये तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला मामला है, ये वही है। नॉरथिंड्रोन इज एक्चुअली एन एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटीबायोटिक सेल्वर्सन बड़ी प्रसिद्ध है, शुरुआत की एंटीबायोटिक जो डिस्कवर करी गई थी। ट्रैंक्विलाइजर अगर आप देखेंगे तो ये है मीप्रोबामेट, और आर्टिफिशियल स्वीटनर है एलिटेम, बहुत मीठी होती है, बहुत बुरी तरह से मीठी होती है। अगर आप देखें सही मैच क्या है? A3B4, A3B4, ओके। एक ही आंसर है, पता देखने के लिए C1D2, ठीक है। C1D2 है क्या? बैठ रहा है C1 ट्रैंक्विलाइजर 1 और D2 बिल्कुल सही। एक बार देख भी ले ढंग से आप। नॉरथिंड्रोन ये ओव्यूलेशन सप्रेस करके एंटी फर्टिलिटी ड्रग काम करती है। इट्स अ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। ढांचा देखें विचित्र सा लंबा चौड़ा, जिसमें आप में दुम में देखें एक अल्काइन है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है, एक कीटोन है और यहाँ एक अल्कीन है। तो अल्कीन, अल्काइन, कीटोन और एक टर्शरी अल्कोहल, 4 फंक्शनल ग्रुप्स आपको इसमें नॉरथिंड्रोन में दिख जाएंगे, ठीक है। मिप्रोबामेट क्या थी? इट वाज अ ट्रैंक्विलाइजर। टेंशन केमिकली रिलीव करती है, कोई बहुत पवित्र चीज नहीं है, फिर भी कोई पागल हो रहा है तो उसके लिए तो ठीक ही है। अगर आप देखें तो इतना टुकड़ा तो सिमेट्रिक है, NH2COO, CH2, और बीच में आपके पास यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन की ऐसी चेन है, जिस पर सेकंड कार्बन पर ये दोनों ग्रुप ऐसे साइड में लगे हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं मीप्रोबामेट, राइट राइट। एलिटेम क्या है? एलिटेम इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन। मतलब एक तो एस्पार्टिम था, उससे बहुत मीठा होता है। एस्पार्टिम के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि उसको गर्म नहीं कर सकते थे, गर्म पानी में नहीं डाल सकते थे, डिकम्पोज कर जाता था। ये स्टेबल है। इसके साथ एक दूसरी प्रॉब्लम है, एलिटेम इतना 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 मीठा है
कि बहुत जरा सी मात्रा में भी ज्यादा हो जाए तो मिठास इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कि बहुत शक्कर घोल दी, पीने लायक नहीं रहती। इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल स्वीटनेस व्हाइल यूजिंग इट। वाह, इतना मीठा है कि मिठास कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। गजब है जी। ठीक है। Which one of the following chemical agents is not being used for dry cleaning of clothes? क्लोथ्स की ड्राई क्लीनिंग में कौन यूज नहीं होता है? H2O2, लिक्विड CO2, CCl4 या Cl या ये टेट्राक्लोरोइथीन। टेट्राक्लोरोइथीन तो खूब यूज होती थी और CCl4 भी यूज होते थे, ये कार्सिनोजेनिक माने गए। तो अब लिक्विड CO2 को ग्रीन केमिस्ट्री में लाया जाता है, इसमें यूज होती है। यस, H2O2 ब्लीचिंग एजेंट है और ड्राई क्लीनिंग में काम नहीं आता। वो तो जब धोबी कपड़े वपड़े धोते हैं, को उबालते हैं पानी के साथ, H2O2 एक्वा सोल्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राई क्लीनिंग पैकेज, नो नो नो। तो H2O2 ऐसा है जो ड्राई क्लीनिंग में नहीं काम आता है। ये तो वो दूसरी पानी के साथ वाली जो कपड़े उबाल उबाल के धुलाई करी जाती है धोबियों के द्वारा, वहां पर ज्यादा काम आता है। एक और हो जाए इसी बात पे, गंदी गंदी मैचिंग वाली लिस्ट। फ्यूरासीन, फ्यूरासीन क्या भला है? भले आपके पास एंटीबायोटिक, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीसेप्टिक, फ्यूरासीन एंटीसेप्टिक है, फ्यूरासीन है, एसोफ्रोमाइसिन है, ये टिपिकल क्लासिकल एंटीसेप्टिक्स है। ओहो, ये कैसे पता लग जाता है आपको? ये रट के पता लगता है, आपको भी रटा देते हैं। देखिए, एंटीसेप्टिक्स में फ्यूरासीन, सोफ्रोमाइसिन, अगर स्किन पर कट वट लग जाते हैं, खून निकल आता है कुछ है, तो ये लगा लेते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं। इसी के विपरीत एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एक मिनट, कितने था? हाँ, आर्सफिनामीन अगर देखें, डाइमेथेन और वेलियम, इसमें से कौन क्या है? अगर आप देखें तो वेलियम, तो लोग वेल्ले हो जाते हैं खाकर, वो तो ट्रैंक्विलाइजर है। अच्छा, डाइमेथेन। तो आइए इस सूचना से मैच करते हैं। एक के साथ आया है 3, एक के साथ 3, एक के साथ 3, एक के साथ 3, लो कर लो बात। अच्छा, फिर क्या है? और डी के साथ क्या है? डी के साथ है 2, डी के साथ 2, डी के साथ 2, डी के साथ 2, तो 2 में ही सलट गया। डी इज द आंसर, B1C4। एंटीबायोटिक, आर्सफिनामीन एंटीबायोटिक और डाइमेथेन जो सिंथेटिक एंटीहिस्टामिन है। सीधा हिसाब, सेट सेट, टोटल रट्टा बेस्ड है, याद होना चाहिए। देख लीजिए, वेलियम, वेली बैठी है, डाइमेथेन क्लासिकल एंटीहिस्टामिन। Given below are two statements. A, penicillin is a bacteriostatic type antibiotic. No, it is bactericidal type antibiotic. वो बैक्टीरिया की हत्या कर देती है, ना कि उनको पालती है और उनको रोक देती है। मर्डर है सीधे। Statement 2, the general structure of penicillin is, पेनिसिलिन में क्या था? ये 4 और 5 मेंबर रिंग होते हैं, पहले तो मैं ऐसे पहचानता हूं इसे, ठीक है। यहां पर ब्रिजहेड पर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन आती है, जो बगल में ये अमाइड वाला ग्रुप आ जाता है, ठीक है। टिप पे सल्फर होता है, दो दो मिथाइल है, COH, और यहां पर अमाइड ग्रुप, ठीक है। ये तो सच है, ट्रू। पहला गलत है और दूसरा सच। 1 is incorrect but 2 is true. Okay, so the correct answer is A. A is the answer. पेनिसिलिन G का स्ट्रक्चर था ये। देखिए, हाँ जी, ये है पेनिसिलिन G। तो हाँ जी, the class of drug to which chlordiazepoxide structure is given here belongs is, ये क्लोरडायाजेपोक्साइड है क्या भला? ये दिमाग ठंडा करने के काम में आती है। इट इज अ ट्रैंक्विलाइजर। ये क्लोर वोर वाली सब चीजें ऐसी काम में आती हैं। एक जो खोपड़ी बहुत गर्म हो जाती है उसको कूल कर देती है। तो ये माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर है, टेंशन रिड्यूस करने के काम में आती है। जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि इनसे टेंशन खा खा के खत्म कर लेंगे, बड़ी खतरनाक ड्रग्स हैं। जो लोग लिखते हैं इस पर कि ये माइल्ड है, ये सब झूठ लिखते हैं। ये आदत डालने वाली होती हैं और धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसमें ऑफिशियली ये लोग झूठ बोलते हैं, तो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत विवशता हो, मजबूरी हो, तभी इनको खाना चाहिए, अन्यथा किसी भी तरह से ये शुभ नहीं होती। वो इतना बड़ा क्वेश्चन हो, देखें क्या है। अ केमिस्ट हैज 4 सैंपल्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ABCD, ठीक है।
To identify these samples, he performed certain experiments and noted the following observations. Fine. A, ये फर्स्ट है, A and D both form blue violet color with ninhydrin. अच्छा, ये ninhydrin टेस्ट क्या ये बताता है कि अमोनिया या प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन या अमीनो एसिड ये होंगे, तो ninhydrin टेस्ट में ये ब्लू वायलेट कलर आता है। ठीक है। Lysine extract for C gives a positive silver nitrate test, तो इसमें क्लोराइड है, and negative Fe4 FeCN6 whole thrice test। फेरोफेरेसाइनाइड नेगेटिव है, इसका मतलब नो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है और क्लोराइड है या क्लोरीन के एटम्स हैं। एंड लिसाइन एक्सट्रैक्ट फॉर बी एंड डी गिव्स अ पॉजिटिव सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सल्फाइड आ रहा है, इसका मतलब सल्फर गैस। तो ए बी सी डी लक्षण देखें। ए में क्या है, ए में कोई NH2 ग्रुप या ऐसे NH ग्रुप ऐसा करके कुछ होना चाहिए। सी में जो है वो क्लोराइड है और नाइट्रोजन नहीं है, और बी और डी में सल्फर है, ये अपने को पता लग गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, अपने को कुछ बोला नहीं है एबीसीडी क्या है, तो ऑप्शन ही देखनी पड़ेंगी। सैकरीन, एलिटेन, सुक्रालोज और एस्पार्टेम। वाओ, 4 टिपिकल आइटम है जिनको घुमा फिरा के कहा गया है। स्ट्रक्चर याद है आपको इनके? हैं? ये देखिए, एस्पार्टेम के दर्शन कीजिए। एस्पार्टेम में क्या है, अमीनो एसिड है, ये देखिए। हाँ जी, अच्छी बात है। तो आपको इसमें COOH ग्रुप दिख जाएगा, NH2 दिख गया, अमाइड दिख गया और एस्टर दिख गया। तो इसमें एस्टर है, इसमें अमाइड है, इसमें NH2 ग्रुप भी है और इसमें COOH है। एक एसिड, उसके 2 डेरिवेटिव तो डायरेक्ट बैठे हुए हैं बेशरम में, और NH2 और है। ये ninhydrin टेस्ट दे देगी, बिल्कुल दे देगी कि इसमें सल्फर या क्लोरीन है ना, सल्फर या क्लोरीन नहीं है। तो ये एक मिनट देखें क्या था उसमें, सल्फर या क्लोरीन नहीं है तो BCD तो हो नहीं सकती है। हाँ जी, तो क्या, तो ये बेचारी ए हो गई, एस्पार्टेम ए है। सैकरीन में सल्फर है, देखिए, नाइट्रोजन भी है बेशरम में, इसमें खाली Cl है, खाली क्लोराइड है और नहीं है नाइट्रोजन। किसमें, सुक्रालोज में। आप देखें तो जो शर्त थी कि क्लोरीन और नाइट्रोजन ना हो, क्लोरीन तो एक ही में है, तो ये सुक्रालोज तो हो गई C और एस्पार्टेम तो हो गई A। बी और डी बच गए हैं। अभी एस्पार्टेम और सुक्रालोज पे, एस्पार्टेम एस्पार्टेम एस्पार्टेम, ठीक है, और सुक्रालोज सुक्रालोज, बी इज द आंसर। 2 पे खेल लें तो बी हो जाएगा। वैसे बीडी देख लें, सैकरीन और एलिटेन, बी और डी दोनों सल्फर धारिणी हैं, और जो डेटा दिया है उसके आधार पे इनमें डिस्टिंग्विश करना संभव नहीं है। वी डोंट केयर, हमारा आंसर आ चुका है। जय बात। The anti-fertility drug Novestrol can react with, अब आपको नोवेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये देखिए, थोड़ी देर पहले आया हुआ था। ठीक है, क्या क्या है इसमें, फिनॉल, अल्कोहल, अल्काइन, 3 आइटम है, फिनॉल, अल्कोहल और 1 अल्काइन। ब्रोमीन वाटर से टेस्ट आएगा। हाँ, फिनॉल है तो जिंक ZnCl2 HCl, और एक मिनट, क्या था, फिनॉल, अल्कोहल और 1 अल्काइन, ये 3 चीजें हैं। ब्रोमीन वाटर 1 अल्काइन दे देगा, डिकलराइज कर देगा। ZnCl2 HCl की अगर आप बात करेंगे तो ये अल्कोहल्स का ल्यूकास टेस्ट है। ल्यूकास महाराज को याद करिए आप। हाँ, ये कैसा है, ये टर्शरी अल्कोहल है, दे देगा टेस्ट, टर्शरी अल्कोहल बढ़िया देगा। और FeCl3 के साथ वायलेट कलरेशन देती है फिनॉल, तीनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ए इज द आंसर, यस, ए इज द आंसर। बाकी क्या कूड़े हैं, बाकी छोड़ो। मैच द कॉलम और है, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद देयर यूजेस, गजब ढा दिया। ये देखते हैं,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस काम आता है? वेल, मूर्तियां बनाने के, व्हाइट वॉश करने के एंटासिड और वॉशिंग सोडा। वेल, काम तो बेटा वो वॉशिंग सोडा में भी आता है, लेकिन लगभग इनडायरेक्ट बीच में एक स्टेप में काम आता है, किसमें? सॉल्वेंट प्रोसेस में। पुताई करने के काम में ज्यादा लेते हैं लोग उससे। नमक, नमक वॉशिंग सोडा में काम में आता है डायरेक्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियां बनाने के काम में आता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को आप एंटासिड के रूप में डकार सकते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, कितनी गंदी तरह से मैच किया है तुमने। जो भी है, 1 के साथ हमने मैच किया है बी को, 1B है, और आपको डाउट आ रहा है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए काम आ जाता है, तो छोड़ दीजिए उसको। आप नमक देखिए। नमक ना तो मूर्तियां बनाने के काम में आता है, ना पुताई करने के काम में, ना एंटासिड। नमक फिक्स्ड है, वो खाली सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बनाने के काम में आएगा। तो 1 के साथ तो डी, सॉरी 2 के साथ तो डी ही होना है। तो 2D, 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 2 ऑप्शन निकल गई। वाह। अब खाली बची BC। थर्ड को देख लीजिए। थर्ड क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हावश, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनती हैं, दया कर दो, सब जगह बनती हैं, बिकती हैं, सब जानते हैं। थर्ड के साथ ए ही होगा, थर्ड के साथ ए ही होगा। लोग कर लो बात, सी इज द आंसर। यस, सी इज द आंसर। देयर वी आर। आसान है बिल्कुल। एक और ऐसी बात पे, क्लोरोक्सीलेनॉल, ओके, नॉरथिंड्रोन, फिर सल्फापायरिडीन और पेनिसिलिन। लोग इनके टेस्ट करने पर आ गए कि क्लोरोक्सीलेनॉल का क्या टेस्ट होगा। कार्बोलमीन टेस्ट किस काम में आता है? ये प्राइमरी अमीन टेस्ट करने के काम में आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट COOH ग्रुप टेस्ट करने के काम में आता है। FeCl3 फिनोलिक ग्रुप टेस्ट करने के काम में आता है, और बेयर्स टेस्ट अनसैचुरेशन टेस्ट करने के काम में आता है। इसी बहाने इनके स्ट्रक्चर देख लें, इसी यही चाहत भी है कि स्ट्रक्चर देख लें। देखिए, क्लोरोक्सीलेनॉल को देखिए, इसमें फिनोलिक ग्रुप है, हाँ जी। अराइल हैलाइड भी है, पर वो कहीं टेस्ट में आएगा नहीं। ये फिनॉल के टेस्ट देगी, बिल्कुल ठीक है। और अगर इसी की बजाय आप देखें COOH ग्रुप जो है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट देने वाला है, वो सिर्फ पेनिसिलिन में है। तो आइए, क्लोरोक्सीलेनॉल को तो देख ही लिया, तो हमने ये क्या दे रही है बेचारी? ये FeCl3 टेस्ट दे रही है, और पेनिसिलिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट दे सकती है। नॉरथिंड्रोन और सल्फापायरिडीन का क्या सीन है, इनको देखें आप, है ना। तो नॉरथिंड्रोन में ये है 1 एल्काइन, और सल्फापायरिडीन में क्या कोई अमीन शमीन है? हाँ, ये है ना, NH2 ग्रुप है, भले एरोमेटिक सही, बिल्कुल, ये देखिए, है ना। तो सल्फापायरिडीन जो है, ये कार्बोलमीन टेस्ट देगी, और आपके पास नॉरथिंड्रोन जो आ गया, ये बदमाश क्या करेगा? ये बेयर का टेस्ट देगा। ARBS में ही सारी पार हो जाएंगी। COD तो देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आया सी, राइट। मेन ग्लैमर तो इनका है, आपको इनके ढांचे वांचे थोड़े से याद करने पड़ेंगे, है डेंजरस मामला। और फिर से आ गया, हाँ, लाइजीन, फर्फ्यूरल, बेंजाइल अल्कोहल और स्टायरीन का जमाना है। लाइजीन एक अमीनो एसिड है। फर्फ्यूरल ये थी, अगर आपको याद भूल रहे हो तो फ्यूरान में एल्डिहाइड लगा दो तो फर्फ्यूरल बन जाएगी। बेंजाइल अल्कोहल और स्टायरीन, विनाइल बेंजीन इज स्टायरीन। लाइजीन लंबी चौड़ी अभी आने आएंगी, है ना। ऑप्शंस क्या है? 1 नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल टेस्ट कर रहे हैं लोग। निनहाइड्रिन अमीनो एसिड्स टेस्ट करने के काम में आती है। लाइजीन सीधे अमीनो एसिड है, वो टेस्ट हो जाएगी। बेंजाइल अल्कोहल का सिरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ लाल रंग आता है। स्टायरीन क्या करती है बेटा? स्टायरीन जो है विनाइल बेंजीन में अल्कीन है, तो ये केमोनोफोर को डिकलराइज कर देगी, ऐसी है। सबका मालिक एक। और फर्फ्यूरल फिर नेफ्थॉल के साथ टेस्ट देगी। वाह, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। ए के साथ आ गया Q, बी के साथ आ गया P, सी के साथ आ गया S, और डी के साथ आ गया R। QPSR, और तेरी A is the answer. Yes, A is the answer. There we are. Of course, there we are. कितने ऐसे क्वेश्चन है, खत्म ही होने वाले, 2-4 बस करो फटाफट, चलो जल्दी से। एलोस्टेरिक इफेक्ट क्या था? कोई एंजाइम कहीं एक्ट करने जा रहा है,
हमने क्या किया, उस एंजाइम में साइड में कुछ अटैच कर दिया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू अ साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और जिससे एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया और एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया, ये होता है एल्लोस्टेरिक इफेक्ट। एल्लो एंजाइम बेकार हो गया, ठीक है। आर है ये। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, जो एंजाइम के उसी साइट पर जाके बैठ जाए जो एक्टिव है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। रिसेप्टर क्या है और पॉइजन क्या है, मॉलिक्यूल क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन इन बॉडी, ये है रिसेप्टर। बच गया जहर, पॉइजन मॉलिक्यूल बॉन्डिंग टू द एंजाइम कोवलेंटली, होगा जो होगा बाढ़ में जाएगा। ए का आर है, आओ पहले देखते हैं। ए आर ए, ओ तेरी, क्यू क्यू क्यू, ए आर, देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं है। एलोस्टेरिक इफेक्ट,